जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद जो हम लोग जियोग्राफी देखेंगे, फिर आप लोगों का पॉलिटी देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स देखेंगे। सभी के 10-10 सवाल देखने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी। आपको बताना है जो ये विश्व युद्ध हुआ था उसकी अवधि क्या थी। ठीक है, देखिए हम लोग जो है हिस्ट्री करेंगे। अगर मान लीजिए आपका ज्योग्राफी नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि क्या थी ये आपको बतानी है। 1913 से 1917 है, या फिर 1914 से 1919 है, या फिर 1914 से 1918, या फिर 1916 से 1919। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1914 से 1918। ये प्रथम विश्व युद्ध की अवधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, चीन किस महादेश में स्थित है। यानी कि चीन जो है एशिया में आता है, यूरोप में आता है, अफ्रीका में आता है, या फिर अमेरिका में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एशिया, है ना। और हम लोग का भारत जो है वो भी एशिया में आता है, पाकिस्तान जो है वो भी एशिया में आता है। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मंचू राजवंश चीन में स्थापित कब हुआ था, है ना। मंचू राजवंश चीन में स्थापित कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1664 में स्थापित हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया। तो जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ जो पहला आंदोलन छोड़ा गया था, यानी छोड़ा नहीं छेड़ा गया था, तो वो छेड़ा गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, 1897 में छेड़ा गया था। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका एदो। कौन सा शहर, एदो। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया है। तो आधुनिक चीन का जो संस्थापक माना गया है वो माना गया है सन यात सेन को। याद रखिएगा किसको माना गया है, सन यात सेन को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो पेकिंग विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1902 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। कहा जा रहा है कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। यानी कि पहला अफीम युद्ध जो हुआ उसके बाद जो संधि हुई वो कौन सी संधि हुई थी, यहाँ पे ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नानकिंग संधि, है ना। किसकी संधि हुई थी, नानकिंग की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला कर दिया था। तो कौन से स्थान पर हमला किया था, तो पर्ल हार्बर पर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया है आपसे कि एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ था। तो टोक्यो वो है, टोक्यो लिखा गया है लेकिन टोक्यो आप बोल सकते हो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में। ठीक है, तो टोक्यो में जो पहली बार ओलंपिक खेल हुआ था वो 1964 में हुआ था। अब जो हम सवाल करने वाले हैं वो ज्योग्राफी का सवाल होगा, यानी कि भूगोल का सवाल होगा। तो पहला सवाल में देखिए कहा गया है आपसे कि इनमें से भारत किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। यानी कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे बाढ़ जो है वो अधिक आती है। तो देखिए असम एक भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। आइए अगले सवाल पे आते हैं। उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हो गई थी। तो कौन से जिले में हुआ था ये आपको बतानी है। तो पिथौरागढ़ में। कहाँ पे हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ था। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि इनमें से कौन सा राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आ जाती है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सर्दी के महीनों में बाढ़ आ जाएगी। ऑप्शंस आपके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे आती है बाढ़, तमिलनाडु में सर्दी के दिनों में बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आई। कहा जा रहा है इनमें से किस नदी में मजोली नदी द्वीप स्थित है। यानी कि मजोली भी बोला जाता है, मजोली भी बोला जाता है, जैसे भी आप पढ़ लो। राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे है कि बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है। तो बर्फानी तूफान जो है वो किस तरह की प्राकृतिक आपदा है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो ये एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1994 में की गई थी, ध्यान में रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित में आपदाओं में से कौन सी आपदा सबसे अधिक विध्वंसकारी है, यानी कि तबाही मचाने वाली है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। ठीक है, क्योंकि ये अचानक आता है, लोग संभल नहीं पाते, इसलिए ये ज़्यादा विनाशकारी होती है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि निम्न में से कौन अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है, यानी कि जोखिम से भरा क्षेत्र यहाँ पे आपको पहचान करनी है। तो उत्तर पूर्वी प्रांत जो है वो जोखिम भरा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, सुनामी का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में पड़ता है। तो सुनामी का प्रभाव सबसे अधिक अगर किसी क्षेत्र में पड़ता है तो वो पड़ता है समुद्र तटीय क्षेत्र में, यानी कि समुद्र के किनारे जितने भी इलाके होते हैं सुनामी का खतरा उन पर ज़्यादा मंडराता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि सुनामी क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सुनामी क्या है, तो भूकंप से उत्पन्न हुई समुद्री लहरों को क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला सवाल है आपका, सेक्युलरिज्म का हिंदी पर्याय क्या है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। तो ये जो जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कहा गया है आपसे कि किसने कहा था कि धर्म का नशा अफीम के समान है। धर्म का नशा अफीम के समान है, ये किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कहा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। किसके बाद जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है, सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू हो, है ना, यानी कि सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला लागू हो, ऐसा कोई कानून लागू हो। ठीक है, इसे ही कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि भारत में बहुसंख्यक धर्म है, कौन है, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या फिर बौद्ध धर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार कौन सा धर्म अपना सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, अपने पसंद के धर्म या फिर बौद्ध। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपने पसंद का कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, इच्छा के अनुसार, भय से, लालच से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी इच्छा के अनुसार आप अपना धर्म बदल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि मैं अपने धर्म की आस्था करता हूँ, मैं इसके लिए मर गया हूँ, ये मेरा निजी मामला है, ये कथन किसका है। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का कथन है ये, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। कहा गया है कि यहूदी बहुमत में है, कहाँ पर आपको बतानी है, यानी कि यहूदी संख्या में सबसे ज़्यादा है, बहुसंख्यकवाद है, आयरलैंड में, भारत में, इजराइल में या फिर जापान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इजराइल में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करने वाले हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला सवाल है आपका, चीन की अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, यानी कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसा स्वरूप का है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, निर्देशित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निर्देशित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। पाकिस्तान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर 1956 में, ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तानी पंचवर्षीय योजना को डैश कहा जाता है। पाकिस्तान में जो पंचवर्षीय योजना चलती है उनको क्या कहते हैं, ये बतानी है आपको। तो मध्यकालीन विकास योजना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि चीन में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो चीन में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1953 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध जो है वो चीन से है, ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1958 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आई, 1958 में चीन में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से खेती कार्य प्रारंभ किया गया था। कृषि के इस स्वरूप को क्या कहते थे? तो कृषि के जो इस स्वरूप को कहा जाता था वो कम्यून कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, कहा गया है 1965 में माओ ने चीन में किस क्रांति की शुरुआत किया था? तो यहाँ पर जो चीन में क्रांति हुई थी, महान सर्वहारा संस्कृति की क्रांति हुई थी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आई 10 पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में पूछा गया आपसे कि चीन की आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत हुई थी वो 1978 में हुआ था, याद रखना है आप सभी को, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि आप हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।